नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा है, फर्स्ट यूनिट चल रही है सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर दोनों के अकॉर्डिंग। और पहला टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अर्थ क्या है, परिचय क्या है, क्षेत्र क्या है, विधियां क्या हैं, परिभाषाएं क्या हैं, देन क्या है, ये कंप्लीट एक बिंदु है, एक टॉपिक है। मैंने कहा था कि 3 प्रश्नों का हमारा टारगेट है स्कूल लेक्चर के लिए, 2 प्रश्नों का टारगेट है सेकंड ग्रेड के लिए। और ये दोनों ही चीज़ें हमारी एकदम से बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होनी चाहिए। और निश्चित विश्वास दिलाता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, उसके बाद आपको अलग से कुछ नहीं देखना है। बस आपको यही देखना है कि उसमें से वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट हैं, उनको बहुत अच्छे से देखना है और बाकी को सरसरी तौर पर देखना है। अब तक हम लोग शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान की प्रकृति और एक प्रकार से मैं कहूँगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया, दोनों का अर्थ दोनों का क्लियर हो गया, दोनों की विकास की प्रक्रियाओं को हमने कंप्लीटली एक प्रकार से समझ लिया है। और मनोविज्ञान की कल जो हमने क्लास थी उसमें मनोविज्ञान की ब्रांचेज के ऊपर हमने चर्चा कर ली और मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य क्या हैं उनकी चर्चा कर ली। मतलब वैसे देखो तो हर बिंदु में से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। आरपीसी का पैटर्न अलग है, याद रखना, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य अब आरपीसी के अकॉर्डिंग है। चाहे वो पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्कूल लेक्चर की, तो आरपीसी को अपने को उस आरपीसी को माइंड में रख के अपने को पढ़ना है। यहाँ पे साइकोलॉजी रिट में हम पढ़ रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर पढ़ रहे थे, यहाँ आरपीसी को लेकर पढ़ रहे हैं। बाकी रिट में अपने बहुत गहन किया है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी मैं आपको लेके तो जाऊंगा वहां पे, लेकिन मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आरपीसी का लेवल 2020-21 का बहुत शानदार पूछा गया है। तो वो अपने को दिमाग में मद्देनजर रखते हुए हुई साइकोलॉजी को हमें आगे बढ़ना है और बाकी चीजों को लेकर भी हमें इसी प्रकार आगे बढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो बिंदु रहेगा वो रहेगा कि मनोविज्ञान और शिक्षा के दोनों के अर्थ को समझा, मनोविज्ञान की ब्रांचेज के बारे में चर्चा की, मनोविज्ञान की प्रकृति को हमने पढ़ा, मनोविज्ञान का विकास हमने पढ़ा। अब यहां हम चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शब्द जोड़ेगा, उससे पहले आपको यह समझना है कि जो मनोविज्ञान है उसके एजुकेशन को देन क्या है। ठीक है, कि प्रश्न ये बनता है कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसे प्रभावित किया है या मनोविज्ञान की शिक्षा को देन क्या है। ठीक है ना, तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या दिया है, मनोविज्ञान की शिक्षा को क्या देना है, शिक्षा को देना, मनोविज्ञान की शिक्षा को देना। तो मनोविज्ञान की शिक्षा को क्या देना है, ठीक है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसे प्रभावित किया है। 2 से 3 प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, वो कैसे पूछे गए उससे एक आइडिया लग जाएगा। अब आप खुद अपने लेवल पे इस बिंदु को पढ़ते तो आपको आइडिया नहीं लगता कि सर ये बिंदु इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, यहां से प्रश्न पूछा गया है तो कैसा पूछा गया और कैसा आ सकता है। लेकिन जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ सर ये बिंदु इंपॉर्टेंट है और यहां से ऐसा प्रश्न पूछा गया है और ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। बस यही चीजें हैं, एक सही गाइडेंस आपको भीड़ से अलग करती है, एक सही गाइडेंस आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है, एक सही गाइडेंस आपको कम समय में बहुत अच्छा परिणाम दे जाती है। बस यही उद्देश्य रहेगा, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो मनोविज्ञान की शिक्षा को देन, थोड़ा सा यहां पे मैं चर्चा कर रहा हूं। आरपीसी का जब पैटर्न पढ़ते हैं तो वहां पे परिभाषाएं, डेफिनेशन के ऊपर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परिभाषाओं की अपन बात करें तो एक परिभाषा है स्किनर। ठीक है, मैंने कहा था कि इस टॉपिक में पहला जो टॉपिक है सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर दोनों का ही, इस टॉपिक में पहले टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो स्किनर की है। मतलब इसकी जितनी भी परिभाषाएं वो एग्जाम में पूछी गई हैं, तो ये जरूर याद रखना है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, लिख लें मनोविज्ञान, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, आधारभूत विज्ञान, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह डेफिनेशन आपको मेरे अकॉर्डिंग देखनी चाहिए। मैंने कहा कि इस टॉपिक में स्किनर के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप इस डेफिनेशन को देख के जाएं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा, स्किनर। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के बिना कुछ नहीं है, ये मान लो आप कि मनोविज्ञान ही शिक्षा को एक उच्चतम रूप पे लेके जाता है। नंबर 2 पे बी.एन. झा की परिभाषा, बी.एन. झा, शिक्षा की प्रक्रिया मनोविज्ञान की कृपा पे निर्भर है। शिक्षा की प्रक्रिया मनोविज्ञान, शिक्षा की प्रक्रिया मनोविज्ञान की कृपा पे निर्भर है, मनोविज्ञान की कृपा पे निर्भर है।
ये दो डेफिनेशन लिख लो आप। पहली, स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, और दूसरी बीएन झा शिक्षा की प्रक्रिया मनोविज्ञान की कृपा पे निर्भर है। दोनों डेफिनेशन लिख लें। बीएन स्किनर ने क्या कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, और दूसरी है बीएन झा शिक्षा की प्रक्रिया मनोविज्ञान की कृपा पे निर्भर है। अब मैं आपको यही कहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आप बीएन झा देख के जाएं, आया नहीं है, लेकिन स्किनर मेरे अकॉर्डिंग आपको देख के जाना चाहिए। ये मैं इसकी राय दूंगा आपको कि सर हम इतने स्टेटमेंट कैसे याद करेंगे, तो ये एक चुनौती आपके सामने हो, तो मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, मैंने पढ़ाया दोनों है कि मुझे लगा है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको यदि सिलेक्ट ही करना हो तो आप स्किनर को करके जाइए कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, और बीएन झा वाली शिक्षा की प्रक्रिया मनोविज्ञान की प्रक्रिया पे कृपा पे निर्भर है, ये आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो ये दोनों लिख लेना। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान की शिक्षा की प्रक्रिया के बाद मनोविज्ञान की शिक्षा को देन। यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जो चीज जोड़ती है, ये प्रश्न आया हुआ है 3rd ग्रेड 2009 में, शिक्षा और मनोविज्ञान। आगे चल के शिक्षा मनोविज्ञान बन जाएगा, आगे अपने इसको पढ़ेंगे, लेकिन शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जो जोड़ने वाली कड़ी है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को प्रभावित करता है, शिक्षा भी मनोविज्ञान को प्रभावित करती है, तो इन दोनों को जो जोड़ने वाली कड़ी है वो कौन है? वो है बालक का व्यवहार। वो कौन है? बालक का व्यवहार। ठीक है, आप याद रखना इस प्रश्न को कि शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध स्थापित होता है, या शिक्षा मनोविज्ञान को आपस में जोड़ने वाली कड़ी को अपन क्या बोलेंगे? बालक का व्यवहार। यानी दोनों ही बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, मनोविज्ञान भी बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, शिक्षा बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, तो दोनों को जो जोड़ने वाली कड़ी है वो कौन है? बालक का व्यवहार है। एक सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, याद रखना। और मनोविज्ञान की शिक्षा को सबसे बड़ी देन जो मानी जाती है, वो दो देन सबसे बड़ी बन जाती हैं, एक तो शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना और एक बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, ये सबसे बड़ी देन मानी जाती है। तो एक छोटी सी लाइन लिख लें आप, शिक्षा और मनोविज्ञान को, शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में जोड़ने वाली कड़ी, शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में जोड़ने वाली कड़ी, शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में जोड़ने वाली कड़ी बालक का व्यवहार है, बालक का व्यवहार है, ये जरूर याद रखना है। लिख लिया? सिंपल सी बात है, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान को आपस में जोड़ने वाली कड़ी बालक का व्यवहार है। अब देखिएगा, अब अपन चर्चा कर रहे हैं मनोविज्ञान की शिक्षा को देन। शिक्षा की देन, क्या क्या देन है इसकी, तो मैं आपको सभी बिंदु लिखा रहा हूं, लेकिन आप याद रखना कि इस बिंदु को आप को रिलेटेड कर देंगे कि साहब मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। ये मनोविज्ञान की उपयोगिता भी है और ये मनोविज्ञान की शिक्षा को देन भी है, दोनों चीजें एक साथ हैं, याद रखना। आप अपने माइंड में एनालिसिस करेंगे कि मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या और मनोविज्ञान शिक्षा को देन क्या है, दोनों की बात है। बहुत सिंपल वे में एक बात समझा दूं आपको, रटना नहीं इस बिंदु को। आप तो ये देखिए कि वर्तमान शिक्षा में जो भी परिवर्तन हुए हैं, हमारी वर्तमान एजुकेशन जो सिस्टम है वो कंप्लीटली साइकोलॉजी पे डिपेंड है। आज जो भी नवीनतम परिवर्तन आप देख रहे हैं, आज आप सेल्फ डिसिप्लिन देख रहे हैं। हमारे समय एक धारणा थी लातों की भूत बातों से नहीं मानते, आज कह रहे हैं कि नहीं, लात तो प्रयोग ही नहीं करनी है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं हम, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, अदर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं हम, क्रिएटिविटी की स्कूलों में बात कर रहे हैं, ठीक है। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस की स्कूलों में बात कर रहे हैं आईक्यू के स्थान पे, ठीक है। आज हम रेमिडियल क्लासेस की बात करते हैं हम, ठीक है। आज ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करते हैं हम। आज हम शिक्षा में शिक्षक के स्थान पे बालक को सुपीरियर मानते हैं कि बालक से बड़ा कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें कहां से आ रही हैं? यही मनोविज्ञान की शिक्षा को देन है, यही मनोविज्ञान है सबसे बड़ा। तो वर्तमान में जो चेंज आए हैं, वर्तमान में आज हम बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है, खेल आधारित विधियों की जो अपन बात करते हैं, प्ले मेथड की जो बात करते हैं, आज बच्चे की मूल प्रवृत्ति की जो बात करते हैं, ये सब मनोविज्ञान की शिक्षा को बहुत बड़ी देन है साहब। यही आपको समझना है कि आज एजुकेशन कंप्लीटली प्रभावित हुआ है, वो वर्तमान में जो भी बदलाव आपके अंदर आए हैं वो सब मनोविज्ञान के देन है। इतना इजी सा बिंदु, बस आराम से बिना रटे बिना पढ़े आप समझ सकते हो। अब चर्चा कर रहे हैं अपन पॉइंटों के अकॉर्डिंग। तो पहली चीज, बाल केंद्रित बनाना, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, ठीक है, ये पहली देन है, बाल केंद्रित बनाना। आप याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि शिक्षा का मूल केंद्र कौन है या मनोविज्ञान का मूल केंद्र क्या है, दोनों का आपको उत्तर करना है साहब बालक। आज पूरी शिक्षा बालक प्रधान बन गई है। शिक्षा बालक के लिए है ना कि बालक शिक्षा के लिए। पहले ऐसा था कि बालक शिक्षा के लिए बना है, अब शिक्षा बालक के लिए। तो आज चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं, हर चीज में अपन बच्चे की बात करते हैं, स्कूल की बिल्डिंग से लेकर टीचर स्टाफ से लेकर हर चीज को अपन ध्यान में रखते हैं कि बच्चे को कोई असुविधा नहीं हो,
टीचर को हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आज पूरा एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड सेंटर्ड बन चुका है। तो वर्तमान शिक्षा का मूल केंद्र कौन है साहब? बालक है। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो मनोविज्ञान की शिक्षा को सबसे बड़ी जो देन मानी जाती है वो है शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, चाइल्ड सेंटर्ड बनाना। समझ में आ गया ना? सीसी, चाइल्ड सेंटर्ड, सीसी बनाना। तो आज शिक्षा का मूल केंद्र बालक है। यह सबसे बड़ी देन है मनोविज्ञान की शिक्षा को। तो पहली देन जब आप लिखोगे तो यही लिखोगे, वर्तमान शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना। यानी आज शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। मनोविज्ञान की शिक्षा को सबसे बड़ी देन। नंबर 2 पे लिख लेंगे साथ में, बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं, व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। आज मनोविज्ञान हमें बताता है कि बच्चे का व्यवहार क्या है, और बच्चा ऐसा करता है तो वो व्यवहार क्यों हुआ है। आज जो भी बिहेवियर अलग अलग प्रकार का आ रहा है, चाहे संज्ञानात्मक आ रहा है, चाहे भावात्मक आ रहा है, चाहे क्रियात्मक आ रहा है, चाहे सामाजिक आ रहा है, इन सब व्यवहारों को जानने का जो स्रोत है वो साइकोलॉजी है। तो आज बालक के व्यवहार का जो ज्ञान प्रदान कर रहा है वो मनोविज्ञान है। तो ये दोनों बिंदु एग्जाम में आगे मतलब इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना और बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना मनोविज्ञान की शिक्षा को सबसे बड़ी देन मानी जाती है। तो दोनों बिंदु आप लिख लें दोनों बिंदु। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना पहला बिंदु, साथ साथ भी लिख सकते हैं, टाइम बहुत मैं जैसे बार बार लिखाऊंगा, अब बता देना आपको क्या बेटर लगता है। पहला लिख लो, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, कि वर्तमान शिक्षा बाल केंद्रित है। वर्तमान शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित है। और दूसरा, बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, ये सबसे बड़ी देन मानी जाती है। क्या है? सबसे बड़ी देन है। तीसरा, बालक की अवस्थाओं को महत्व देना। बालक की अवस्था को महत्व देना। अवस्था समझ रहे हैं? अवस्था को महत्व देना। पहला तो हो गया शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, दूसरा है बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, और तीसरा है बालक की अवस्था। अवस्था जानते हैं आज, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। इन तीनों में बच्चे की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और इन विशेषताओं के अकॉर्डिंग क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए, हमारा बिहेवियर बच्चे के साथ कैसा होना चाहिए, ये कंप्लीट चीजें मनोविज्ञान प्रदान करता है। तो बालक की आज अवस्थाओं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, इसका जो ज्ञान प्रदान कर रहा है वो साइकोलॉजी प्रदान कर रहा है। तो ये इसकी देन होगी, बालक की अवस्थाओं को महत्व प्रदान करना। नंबर 4 पे बालक की रुचि व मूल प्रवृत्ति को महत्व देना। रुचि क्या है, मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, ठीक है, रुचि मूल प्रवृत्तियों का देना, महत्व देना। पहले ऐसा नहीं था, पहले जोर जबरदस्ती ज्यादा थी। आज बच्चा चाहता क्या है, बच्चे का मन नहीं है पढ़ने का, रहने दीजिए, उस समय उसको अलग एक्टिविटीज करवाइए। बच्चे की भूख लग गई तो तुरंत उसको खाना खिलाइए। बच्चे की जो जिस समय मूल प्रवृत्ति उभर रही है उसको संतुष्ट कीजिए, उसको दबाइए मत, उसको रिप्रेस मत कीजिए। यह साइकोलॉजी हमें सिखा रहा है, इससे बच्चे का एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो रुचि और मूल प्रवृत्ति को महत्व दे रहा है, बालक की अवस्थाओं के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रदान करने को महत्व दे रहा है, व्यवहार का ज्ञान प्रदान कर रहा है और शिक्षा को बाल केंद्रित बना रहा है। 4 बिंदु लिख लिए, लिख लो चारों बिंदु। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, बालक की अवस्थाओं को महत्व देना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, और बालक की रुचि और मूल प्रवृत्ति को महत्व देना। बालक की रुचि और मूल प्रवृत्ति को महत्व देना कि जैसी रुचि होंगी, जैसी मूल प्रवृत्ति होंगी उसके अनुसार शिक्षण प्रदान करना है, जैसी अवस्था होगी उसके अकॉर्डिंग शिक्षण प्रदान करना है, उसके अकॉर्डिंग शिक्षण प्रदान करना है। लिख लिया होगा मेरे अकॉर्डिंग, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, बालक की अवस्थाओं को महत्व देना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाना, और रुचि और मूल प्रवृत्ति को महत्व देना। ये बिंदु हो गए 4। आगे देखें 5 नंबर पे, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। क्या है आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? SD, सेल्फ डिसिप्लिन। मैंने कहा ना पहले धारणा था कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। मनोविज्ञान ने कह रहा है कि बच्चे को यदि बदलना है तो सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट कीजिए, उसको ऐसा व्यवहार करने का मौका दीजिए, उसको जिम्मेदारियां दीजिए, उसको क्लास का मॉनिटर बनाइए, उसे पता चलना चाहिए कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे क्रिएट होता है। वो बच्चा खुद समझने लग जाएगा सेल्फ डिसिप्लिन कितना जरूरी है। तो ऐसा व्यवहार किया जा सकता है, जो अच्छा व्यवहार करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाए। तो इस प्रकार से बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट किया जा सकता है। आत्म अनुशासन बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो आत्म अनुशासन की अवधारणा कौन लेके आया है शिक्षा में? आज हम कह रहे हैं कि दंड करना बहुत गंदी चीज है। चूरू में एक बच्चे को टीचर ने मारा, इसका परिणाम हमने देखा, पूरा राजस्थान हाहाकार मचा उठा कि देखिए टीचर ने बच्चे की, तो कितनी बड़ी बात है। पहले तो नॉर्मल था ऐसा,
पीटना मारना आज नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि प्रतिबंधित है कंप्लीटली। आज सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, ये एजुकेशन को देना है, आत्मनुशासन। 6 नंबर पे पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को क्यूरिकल एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रिया को महत्व देना, पाठ्य सहगामी क्रिया को महत्व देना। हमारे टाइम में हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, अपने आप खेले थे जबरदस्ती। आज तो बाकायदा पीरियड होता है, बाकायदा पाठ्यक्रम का पार्ट है, बच्चे का मूल्यांकन होता है इन गतिविधियों के माध्यम से। तो ये सब को क्यूरिकल एक्टिविटी जो बच्चे के सर्वांगीण विकास की अवधारणा है, उसको आज शिक्षा में मनोविज्ञान ने महत्व प्रदान किया। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व देना, खेल आधारित विधियों को महत्व देना। खेल आधारित विधियां, खेल विधियां पहले हम नहीं जानते थे, सिर्फ पढ़ना जानते थे, केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास था, ज्ञानेंद्रियों का विकास था। आज आप देख रहे हैं डॉल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, ये सब कहां से आई है? मनोविज्ञान लेके आए। डॉल्टन है, मॉन्टेसरी है, ठीक है, खेल है, दुनिया भर की विनेट का है, ये दुनिया भर की जो विधियां आज आ रही हैं। तो ये पले मेथड जो भी लेके आया वो कौन लेके आया? मनोविज्ञान लेके आया। तो खेल आधारित विधियों को महत्व कौन दे रहा है? मनोविज्ञान दे रहा है, ठीक है। मूल्यांकन, मापन और मूल्यांकन की नई विधियां, आज मापन और मूल्यांकन की नई विधियां आ रही हैं। कौन सी आ रही है नई विधियां? आज अपन सीसी देख रहे हैं, सीसी देख रहे हैं, निदानात्मक रिमीडियल क्लासें देख रहे हैं। ये सब क्या है? ये किसकी देन है? ये साइकोलॉजी लेके आया है। तो मापन मूल्यांकन में जो नए मेथड आए वो मनोविज्ञान की देन है। तो चारों बिंदु लिख लें। पहला बिंदु लिख लें, आत्म अनुशासन को महत्व प्रदान करना, आत्म अनुशासन को महत्व प्रदान करना, सेल्फ डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी की देन है। फिर लिख लें, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास के लिए है, ये बच्चे का सब हेड, हार्ट, हैंड, हेल्थ चारों प्रकार का विकास हो जाए। तो हेड, हार्ट, हैंड, हेल्थ के लिए ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं साइकोलॉजी पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया आज। खेल आधारित विधियों को महत्व देना, जैसे डाल्टन है, मॉन्टेसरी है, खेल, ये सब साइकोलॉजी की देन है, ये सब साइकोलॉजी की देन है। लिख लिया, मापन मूल्यांकन में सीसी और निदानात्मक, सतत व्यापक मूल्यांकन और निदानात्मक परीक्षाएं, ये मनोविज्ञान की देन है। ये किस देन है? मनोविज्ञान की देन है। तो ये देख लीजिएगा। फिर देखें अपन, ये हो गए 7-8 बिंदु हो गए। 9 नंबर पे, 9 नंबर पे पूर्व अनुभव के आधार पे नवीन ज्ञान का विकास इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पूर्व अनुभव के आधार पे नवीन ज्ञान का विकास, अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान, पर नवीन ज्ञान का विकास, नवीन ज्ञान का विकास किसने दिया? स्टाउट। ये याद रखना, ये मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। अब मैंने कहा ना कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, बताओ कहां कहां बचोगे? आप में से कई कहते हैं गुरुजी बहुत डीपली पढ़ाते हैं आप, तो कैसे काम चलेगा? बताइए। अब ये प्रश्न जिस बच्चे का सही होगा तभी तो आप डिफरेंट होंगे ना। अब ये प्रश्न अपनी किताब से पिछली बार आया है और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये प्रश्न ऐसा आ सकता है क्या। अब तब लगता है कि यार आरपीसी में का लेवल बढ़ चुका है, अपने को पढ़ना पड़ेगा डीपली, हर चीज समझनी पड़ेगी। अब ये प्रश्न इस सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में आ गया। बोलिए, ये मैं एक अनुमान बताना चाह रहा हूं कि कई बार अपन सोचते हैं कि यार ये चीजें नहीं आएंगी, वो आ जाती हैं और वही डिफरेंट करती हैं। ऐसे गिने चुने प्रश्न होते हैं जो आपको भीड़ से अलग करते हैं। तो ये प्रश्न आया था कि पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का विकास, ये कथन किसका? स्टाउट। ये मनोविज्ञान की शिक्षा को देन है। अपन निर्मितवाद पढ़ते हैं, अपन निर्मितवाद पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ते हैं। उसका मतलब क्या है कि बच्चा पहले क्या सीखा है उससे जोड़ते हुए नवीन ज्ञान का विकास करना है। ऐसा नहीं डायरेक्ट आप बच्चे पे अप्रोच कर दो कि साहब आज हम ये पढ़ रहे हैं, अरे पहले क्या पढ़ा था, बच्चे को आता क्या है। तो पूर्व अनुभव से कोरिलेटेड करके पढ़ाना, ये मनोविज्ञान ने शिक्षा को बताया कि प्रस्तावना प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट आया है वो मनोविज्ञान की शिक्षा को देने। तो पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का विकास, ये मनोविज्ञान शिक्षा में मनोविज्ञान की देन है। और ये स्पेशली इसका समर्थन किसने किया? स्टाउट ने। तो ये स्टेटमेंट के रूप में भी पूछ सकता है, मैथमेटिक्स में पूछा गया है कि स्टाउट ने इस बात का कहा कि पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का विकास मनोविज्ञान करता है। तो लिख लेना, पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का विकास करता है। और एक 10 नंबर का बिंदु है संबंध त्रयी, ट्राई रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 बार आ चुका है। संबंध त्रयी का विकास, ये दोनों बिंदु आ एग्जाम, मतलब 4 प्रश्न हो गए टोटल। मैं 3 प्रश्न की बात कर रहा था, यहां से 4 प्रश्न आ गए। संबंध त्रयी, ट्राई रिलेशनशिप, ठीक है ना, ट्राई रिलेशनशिप।
ट्राई रिलेशनशिप, समन्वयी का विकास, ये रायबरन ने बताया। किसने बताया? रायबरन। कि आज शिक्षा में जो समन्वयी है, ट्राई रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है, वो मनोविज्ञान के देना है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट अवधारणाएं जरूर पढ़ना। आप अकेले खुद पढ़ते तो मैं फिर कह रहा हूं आपके माइंड में नहीं आता कि दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्या, और आप इग्नोर कर सकते थे, लेकिन आप इग्नोर नहीं करोगे आप। तो पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का विकास, ये तो किसने कहा है? स्टाउट ने कहा है, और ये मनोविज्ञान की शिक्षा को देन है। और ये मैं बात कर रहा हूं समन्वयी ट्राई रिलेशनशिप क्या है। अब आपको यहां से दो टाइप के प्रश्न पूछ सकता है। एक तो मनोविज्ञान की शिक्षा को देन है समन्वयी का विकास, ये किसका कथन है? तो आप कह दोगे साहब रायबरन का कथन है। किसका कथन? रायबरन। रायबरन कौन है? जिन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान के कारण शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। क्या कहा था इन्होंने? मनोविज्ञान के कारण शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। यह स्टेटमेंट किसका है? रायबरन। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं 3 बार बोल रहा हूं। रायबरन एक शिक्षाविद हैं। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान के कारण शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। किसके कारण हुए क्रांतिकारी बदलाव? मनोविज्ञान के कारण। किसमें? शिक्षण विधियों में। किसने कहा है? रायबरन। याद रखना। अब आपको यह समझना है कि समन्वयी होता क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक व शिक्षक का संबंध, बालक व शिक्षक का संबंध, बालक व समाज का संबंध, बालक व समाज का संबंध, और बालक और विषय का संबंध, बालक व विषय का संबंध। ये याद रखना इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा ट्राई रिलेशनशिप में शामिल है या शामिल नहीं है। बालक शिक्षक का संबंध इसमें आता है, बालक समाज का संबंध इसमें आता है, और बालक विषय का संबंध इसमें आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, अच्छे से देख के जाना। स्कूल लेक्चर में ये 2 बार रिपीट हुआ है प्रश्न, लिख लो। समन्वयी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ट्राई रिलेशनशिप, ये रायबरन ने बताया है। किसने बताया? रायबरन। और रायबरन ने क्या कहा था? मनोविज्ञान के कारण शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, और इसने 3 प्रकार बताए समन्वयी के: बालक शिक्षक का संबंध, बालक समाज का संबंध, और बालक विषय का संबंध। बालक शिक्षक का संबंध, बालक समाज का संबंध, और बालक विषय का संबंध। ठीक है, बालक शिक्षक का संबंध, बालक समाज का संबंध, और बालक विषय का संबंध। बालक शिक्षक का संबंध, बालक समाज का संबंध, बालक विषय का संबंध। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्या है? इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। समझ में आ गया? ये समन्वयी का कॉन्सेप्ट रायबरन ने बताया है, और ये 3 प्रकार का होता है: बालक शिक्षक, बालक समाज, और बालक विषय। ये याद रखना। ये मनोविज्ञान की शिक्षा को सबसे बड़ी देन है। इसके अलावा 11 नंबर पे आप देखें तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण प्रदान करना। व्यक्तिगत भिन्नताओं को जो महत्व दिया है वो भी किसने दिया है? मनोविज्ञान ने दिया। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व देना, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में ये सहायक है। शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में ये सहायक है, प्राप्ति में सहायक है, मतलब देन ही देन है, आप तो ये मान लो। तो ये नॉर्मल बिंदु हैं, एक इजी मूड में आप कर सकते हैं कि मनोविज्ञान की शिक्षा को सबसे बड़ी देन क्या है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसे प्रभावित किया है। तो मनोविज्ञान शिक्षा को जोड़ने वाली कड़ी बालक का व्यवहार हो गया। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान स्किनर याद रखना। देन क्या है? वर्तमान में जो भी चेंज आए हैं वो सब देन है। बालक को महत्व देना, बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, रुचि मूल प्रवृत्तियों को महत्व देना, अवस्थाओं को महत्व देना, सेल्फ डिसिप्लिन को महत्व देना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व देना, मापन मूल्यांकन की नई विधियों को महत्व देना, ट्राई रिलेशनशिप का विकास करना, पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का विकास करना, स्टाउट शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देना, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण प्रदान करने में योगदान देना, मतलब कंप्लीटली शिक्षा मनोविज्ञान से प्रभावित है आज। ठीक है, ये सबसे अच्छा बिंदु है, छोटा सा बिंदु है, लेकिन 4 प्रश्न यहाँ से पूछे गए, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके एकदम से समझ में आया होगा, कोई डाउट इसमें, कोई कन्फ्यूजन आपके नहीं रहा होगा, और रहा भी है तो मैं डाउटफुल क्लासेज के अंतर्गत इस बिंदु को एकदम से क्लियर फिर से दोबारा कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये समझ में आ गया। तो अब तक हमने मनोविज्ञान का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अब हम शिक्षा मनोविज्ञान शुरू करेंगे। अब तक मनोविज्ञान पढ़ा, अब शिक्षा मनोविज्ञान जुड़ जाएगा। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता और शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, इस प्रकार से बिंदु चलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिंदु आपके क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।